गुड मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे 11th फिजिक्स का एक टॉपिक जो रीट के सिलेबस में भी है, दोनों में कॉमन है, और उससे जुड़े हुए संख्यात्मक प्रश्न और उस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। उस टॉपिक को कैसे आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान त्वरित गति हेतु गति के समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक समान त्वरण होता है, उस अवस्था में आप कैसे गति के समीकरण जो है उनका यूज करते हो, और यूज करने के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बनती है वो भी यहाँ पे शेयर करेंगे। एक समान त्वरित गति, तो सबसे पहले देखो, एक समान त्वरित गति का मतलब यहाँ पे हो गया कि इस प्रकार की गति में जो होता है त्वरण ए, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका मान सदैव क्या होता है बताओ, कांस्टेंट होता है। मतलब त्वरण जो होगा समय के साथ वेग में नियत वृद्धि या कमी होगी। समय के साथ वेग में नियत या तो वृद्धि होगी या क्या होगी बताओ, कमी होगी। अगर मान लो ए का मान कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो इसको हम त्वरित गति बोलेंगे, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ए का मान कांस्टेंट भी है बट नेगेटिव है तो इसको अपन कौन सी गति बोलेंगे बताओ, मंदित गति, रिटार्डेड मोशन। यह आपका कौन सा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन, और ये आपका हो गया कौन सा मोशन बताओ, रिटार्डेड मोशन। ओके, इसमें भी ये भी एक समान के लिए ही है, हम सब बात जो कर रहे हैं वो एक समान है, तो ए हमेशा इसके अंदर वही रहेगा। एक दर से स्पीड बढ़ेगी और एक ही दर से स्पीड क्या होगी, घटेगी। इसके अंदर आपको 5 भौतिक राशियां इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें 5 भौतिक राशियां आती है ना, अलग अलग भी है, कुछ कॉमन भी है, जिसका नाम हमें ट्रिक से याद रखना है, UTSAV, उत्सव। थोड़ा उधर लिख देते हैं ताकि गति के समीकरणों पे हम चर्चा कर लेंगे। इसमें 5 भौतिक राशियां मुख्य रूप से होती है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कितनी भौतिक राशियां महत्वपूर्ण है, 5 भौतिक राशियां महत्वपूर्ण होती है। 5 भौतिक राशियों के अगर नाम ले 5 फिजिकल क्वांटिटी, UTSA, और ये हो जाएगा V, UTSAV। आप सभी को याद रखना है UTSAV। U जो है वो कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये T आपके क्या हो गया बताओ, इसको टाइम बोलते हैं, समय या समय अंतराल। S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, कवर्ड। और A मैंने आपको पहले ही बोल दिया, त्वरण, जो हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, एक समान त्वरण होता है, यूनिफॉर्म रहता है ना। और V जो है आपकी वो कौन सी वेलोसिटी हो गई बताओ, फाइनल वेलोसिटी, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा वेग बताओ, अंतिम वेग। तो 5 भौतिक राशियां इंपॉर्टेंट हो गई, UTSAV, U प्रारंभिक वेग, T टाइम, S डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, A, और ये क्या हो गया V। हम एक V में गति की बात कर रहे हैं, इसलिए एक V में गति, 1D मोशन चल रहा है। हमारा टॉपिक जो है वो 1D मोशन, जिसको हम कह सकते हैं सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति, ये चल रहा है, सरल रेखा में गति, ये हमारा टॉपिक चैप्टर जो भी है वो चल रहा है। अब देखो, आप गति के समीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सा समीकरण, गति का समीकरण कौन सा हुआ, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, है ना, समीकरण। और यहाँ पे नंबर आ जाएगा समीकरण, जैसे उसका संख्या आ जाएगी, क्रमांक, ये क्रमांक आ गया। फिर क्रमांक के साथ साथ यहाँ गति की क्या लगेगी बताओ, समीकरण, गति की समीकरण। उसके बाद में गति की समीकरण के बाद उसके अंदर जो विशेष प्रॉपर्टी जो आपके काम आएगी, है ना, तो विशेष गुण या इसको रिमार्क्स बोल सकते हैं। इसका यूज कब करेंगे हम, रिमार्क्स। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या खास बात है, आपको उत्सव देखना है। तो क्रमांक फर्स्ट में गति की फर्स्ट समीकरण देखनी है, सेकंड समीकरण देखनी है, थर्ड और फोर्थ समीकरण वो अलग होगी, उसका नाम ही अलग होगा। ये आप पहले समीकरण के ऊपर बात करोगे। गति की प्रथम समीकरण जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, V बराबर U प्लस माइनस AT। V बराबर आपने पढ़ी होगी, V इक्वल टू U प्लस माइनस AT, लिख रही है सबको। गति की सेकंड समीकरण वो भी आपको याद होगी, S बराबर UT प्लस माइनस, प्लस किसके लिए, त्वरित के लिए, माइनस मंदित के लिए, फिर हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, राइट। उसके बाद गति की थर्ड समीकरण जो आपको याद रखनी है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2AS। ये सब हम जो बात कर रहे हैं वो 1D मोशन के लिए कर रहे हैं, है ना। ये 3 समीकरण हो गई। हम लोग जो चौथी समीकरण देंगे वो है nth सेकंड या nवें सेकंड में कण का विस्थापन। ये भी हमें ध्यान रखनी है, nवें सेकंड में कण का विस्थापन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं d ऑफ nth। वो होती है u प्लस माइनस a बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1।
इन सभी समीकरणों में एक चीज कॉमन है, ए देखो ए और यू सब में कॉमन है, दिख रहा है आपको, सब में ए और यू नजर आ रहा है, यू 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 यू, उसके बाद ए सब में नजर आ रहा है, देखो आप ये यू है और ये ए है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि इसका प्रयोग कब करेंगे, रिमार्क्स इनका सबका कॉमन रहेगा और ये रिमार्क्स इनका हो जाएगा सभी समीकरणों में, सब के सब समीकरणों में, सभी समीकरणों में u एवं a उभयनिष्ठ है, कॉमन है, मतलब सब में मौजूद है, u एंड a इज कॉमन फॉर ऑल इक्वेशन, सब में मौजूद है, दिख रहा है आपको। और इन समीकरणों का प्रयोग, इनका प्रयोग लेफ्ट राइट मोशन में होता है, लेफ्ट राइट मोशन में होता है, लेफ्ट राइट मोशन में होता है, मतलब जो वाहनों की गति है ना, लेफ्ट राइट मोशन मतलब दाएं बाएं गति जो है रेखीय, इस साइड में ये रेखीय जो है, क्षैतिज रेखीय गति में इसका प्रयोग होता है। कौन सी, क्षैतिज रेखीय गति में इन समीकरणों का प्रयोग करते हो। क्षैतिज रेखीय गति, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन जो होगा, जिसके अंदर वो बात करेंगे, उसके अंदर इन समीकरणों का यूज होगा, है ना। लेफ्ट राइट मोशन जितने भी होंगे उनमें इन समीकरणों का यूज होगा। मंदन है तो मंदन होगा। अब आप कौन से समीकरण का कब प्रयोग करोगे, प्रयोग करने का तरीका, है ना, आप कौन से समीकरण का कब प्रयोग करोगे उसका तरीका आपको देखना है। तो ये एक तरह से ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक फॉर इक्वेशंस। आपको इस इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, उसकी क्या ट्रिक है ना, यूज करने का तरीका, कब कौन से समीकरण को याद करोगे। आप फर्स्ट समीकरण को देखिए, इसमें आपको एक चीज नजर नहीं आ रही है, उत्सव में आपको UTS नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप S क्रॉस, मतलब S नहीं है, तो न तो S पूछा जाए, न तो S दिया गया हो, न तो S दिया गया हो, न ही पूछा गया हो, उस वक्त आपको ये समीकरण काम में लेनी है, समझ गए। न तो S के बारे में कुछ दिया गया हो, न S के बारे में पूछा गया हो। S क्या होता है सबको पता है, विस्थापन दूरी, ऊपर लिख दिया मैंने। न तो S दिया गया हो, न S पूछा गया हो, किसमें, प्रश्न में। जब प्रश्न में न तो S दिया गया हो न पूछा गया हो तो आपको पहली समीकरण काम में लेनी है S। दूसरी समीकरण में UTSA, आप चेक करो UTSAV में से कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे V नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, तो वही लिखोगे आप प्रश्न में। प्रश्न में न तो V के बारे में दिया गया है और न ही पूछा गया है, उस वक्त आपको ये समीकरण काम में लेनी। थर्ड समीकरण में आप देख लीजिए T नहीं है। इन समीकरणों में सब में एक एक भौतिक राशि एब्सेंट है, U और A सब में है, बाकी एक एक भौतिक राशि, इसमें S नहीं है, इसमें V नहीं है, इसमें T नहीं है। तो क्या होगा, इसका प्रयोग कब करेंगे, प्रश्न में न तो, जब इसका प्रयोग करने की ट्रिक है, ट्रिक फॉर इक्वेशन यूज, मतलब आप इस इक्वेशन का यूज कैसे करोगे। न तो T के बारे में दिया गया है, न ही T के बारे में पूछा गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको समीकरण थर्ड का सीधा सीधा प्रयोग करना है। अब आती है इस समीकरण का उपयोग करोगे जब प्रश्न में nवे सेकेंड, nवे शब्द का प्रयोग हो, when nth टाइम इज गिवन और अप्लाइड इन क्वेश्चन, nth शब्द का प्रयोग हो, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर इस समीकरण का प्रयोग करना है। nवे शब्द का, में नहीं होना चाहिए, 5 सेकेंड में, जैसे एग्जाम्पल हो गया 5वें सेकेंड में, है ना, और ये हो गया 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में अलग चीज है, आपको वे सेकेंड को यूज करना है। इस सेंटेंस के अंदर आपको इस समीकरण का यूज करना है, ऐसे सेंटेंस के अंदर आपको समीकरण का यूज नहीं करना है। कौन सी वाली, nth वाली। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। सभी का प्रयोग लेफ्ट राइट मोशन के लिए होगा, लेफ्ट से राइट में जाएंगे, राइट से लेफ्ट में आएंगे, और ये 1D हो जाएगा। 1D में भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल 1D होगा, क्षैतिज 1D जिसको हम बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। उस अवस्था में इन समीकरणों को यूज करेंगे। अब कई बार गुरुत्वाधीन होती है, वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल ये भी हो सकती है, ये सामान्यतः क्षैतिज में होती है, क्षैतिज के साथ साथ गुरुत्वाधीन ऊपर भी हो सकती है, लेकिन वो इंजन के अधीन होगी, समझ गए। मोस्टली ये क्षैतिज होगी, है ना, उसके अंदर इसका यूज होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ये गति की समीकरण है, आपको सब दिमाग में बैठ गई है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल भी लेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आप पिक लेना चाहें तो ले सकते हैं। यही समीकरण जो है, इन्हीं को बदलेंगे नहीं अपन, बिल्कुल यही रहेगी। अगर हम गुरुत्वाधीन गति की बात करें तो क्या चेंज हो जाएगा, तो
गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन 1D गति एवं गति के समीकरण, गति के समीकरण। 1D मोशन जब भी होगा वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगा, तो इसको अपन बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरित गति या गुरुत्वाधीन, है ना, गति के समीकरण। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरित गति हो जाएगी। तो देखो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित त्वरण जो होता है, से संबंधित नियत त्वरण जो होता है ना, नियत त्वरण जो होता है वो A इक्वल टू प्लस माइनस जी होता है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्लस कब होता है और माइनस कब होता है आपको पता है? जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, ये नीचे गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, गुरुत्वाधीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाधीन, गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति जो होती है वो एक समान त्वरण होता है, फिक्स है। नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका 100% ये जाएगा गुरुत्वाधीन, इसको बोलेंगे त्वरित गति। मतलब 100% इसमें स्पीड बढ़ेगी और इसमें A बराबर क्या आएगा? प्लस जी आएगा। A के स्थान पे जी तो आना ही है, लेकिन प्लस जी आएगा जब वस्तु फ्री फॉल हो रहा हो नीचे की ओर। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु जो होगी, स्वतंत्र गिरती हुई वस्तु के लिए आपको ये काम मिलेगा, फ्री फॉल नीचे की तरफ। 1D मोशन है लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अधीन। जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, ये ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, तो ये वर्टिकली थ्रोन कर रहे हो आप। वर्टिकली का मतलब खड़ा, थ्रोन मतलब वर्टिकली अपवर्ड, आप उसको क्या कर रहे हो? थ्रोन कर रहे हो, अपवर्ड। जब आप अपवर्ड कर रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, तो ये हो गया गुरुत्वाधीन, गुरुत्वाधीन मंदित गति हो गई। ये रिटार्डेड मोशन है, विपरीत चल रहा है, तो इसमें A इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी होगा, अपोजिट जा रहा है। तो ये आप में प्लस जी और ये आप में क्या हो गया? माइनस। ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, और ये आपके ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्रमांक तो यही रहेगा, ये क्रमांक हो गया। यहाँ पे आ जाएगी आपकी गति की समीकरण। गति की समीकरण क्या चेंज करेंगे हम इसमें? A वर्ड के स्थान पे आप G डाल दोगे, तो ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा G और ये हो गया G। सबको दिख रहा है? इसमें भी आप देख लो समीकरणों में U और G कॉमन है, U बराबर A बराबर G सब में कॉमन है। इनका प्रयोग जो होगा, ये A बराबर G जो है वो अप एंड डाउन मोशन में होगा, अप टू डाउन मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस प्रकार के अंदर होता है। ये क्षैतिज नहीं होके, इसको हम बोलेंगे कौन सा? क्षैतिज नहीं होके ये ऊर्ध्वाधर रेखीय गति हो जाएगी। ये आपके कौन सी गति होगी? खड़ी, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखीय गति, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो होगी। लेकिन ध्यान रखना, होगी किसके अधीन? गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी, है ना, तब ये लेंगे। वैसे इंजन के अंदर भी हो सकती है, रॉकेट वगैरह में वो भी हो सकती है। तो ये ट्रिक फॉर यूज ये बिल्कुल वही रहेगी, सबका यूज वो रहेगा, बाकी सब आपको ये देखना है। सिर्फ इसमें चेंज हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल उसमें आ गया। तो ये आपको पता चलना चाहिए, है ना। तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो बात हो गई वो हमने कंप्लीट कर ली, गुरुत्वाधीन गति की। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ले लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इनको कैसे हल करना है, कैसे यूज करना। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ। गति की समीकरणों का हमारा ये मूल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एक एक गति की समीकरण को हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार हमें इन समीकरणों को क्या करना होगा? यूज करना होगा। कुछ नोट पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। नोट पॉइंट ये है कि जब बॉडी फ्री फॉल होती है, फ्री फॉल मतलब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर रहे हैं बताओ? छोड़ने पर, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने या गिराने पर, है ना, इसको गिरा रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक। उस अवस्था में प्रारंभिक वेग जो होता है, याद रखना, प्रारंभिक वेग u बराबर सदैव 0 होता है, बट उस अवस्था में कभी भी अंतिम वेग 0 नहीं होता है जब वो जमीन से टकराती। कोई और अवस्था में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये भी 0 नहीं होगा। दूसरी किसी अवस्था में हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं होगा। मिट्टी में धंसने के बाद वगैरह वो चीज एक अलग हो गई। तो दूसरी बात, u 0 होता है जब आप किसी चीज को फ्रीली फॉल करोगे, है ना। तो उस अवस्था में, जैसे मैंने इसको फ्रीली फॉल किया, तो उसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होगा। अंतिम वेग कुछ होता है। अंतिम वेग जो है, अगर h ऊंचाई से छोड़ने पर, h ऊंचाई से अगर किसी को गिरा रहे हो, h ऊंचाई से छोड़ने पर,
अंतिम वेग जो होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, v इक्वल टू होता है √2gh। डायरेक्ट भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो। h ऊंचाई से छोड़ने पर जो उसका अंतिम वेग होता है, ये यहाँ पे उसका अंतिम वेग जो होगा वो v बराबर √2gh होगा। तीसरी बात, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब आप किसी वस्तु को फेंकते हो, है ना, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड करते हो, तो u कभी भी उसमें 0 नहीं होता है, u देना पड़ता है, u जरूरत होती है उसकी। बट अगर आप u दे रहे हो, बट उसका अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग जब वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है, अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है। मतलब ऊंचाई पर उसकी जो टॉप हाइट है, जितना वो जाना चाहता है, उस टॉप हाइट पे जाने के बाद उसका जो अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। अब चौथी बात है, u वेग से फेंकने पर, u वेग से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर, u वेग से क्या करने पर बताओ, ऊर्ध्वाधर फेंकने पर लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक समय, ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकिंग टू अचीव मैक्सिमम हाइट, पहुंचने में लगा समय, है ना, वो समय जो होता है, वो टॉप हाइट तक पहुंच गया, तो वो समय आपके t बराबर होता है u/g। t बराबर क्या होता है, u/g। याद रखना, u से फेंका आपने ऊपर की ओर, v उसका 0 हो गया, तो आपका जो ये काम होगा t बराबर u/g, और वापस आने में भी वही टाइम लगता है, बैक टू बैक टाइमिंग सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए। h ऊंचाई से छोड़ने पर तल तक पहुंचने में लगा समय, वो भी आपको याद रखना है, t बराबर √2h/g होता है। √, क्या होता है, 2h/g। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कितनी दूरी तय करता है, कितना चलता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर आप दिमाग में रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चंस करना। और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा तो उसका अंतिम वेग उसका क्या बन जाता है, प्रारंभिक वेग। याद रखना, एक समान त्वरण के दौरान, एक समान त्वरित गति से दूसरी त्वरित गति मतलब कोई भी हो में प्रवेश होने पर पहले का जो v अंतिम है, v अंतिम वेग जो होता है वो दूसरे स्टेज का क्या बन जाता है, प्रारंभिक वेग। जैसे मैंने किसी कांच की गोली को ऊपर से छोड़ा, यहाँ पे मिट्टी आ गई, त्वरित बोल दो या मंदित बोल दो, अब्लिक त्वरित मंदित कुछ भी कह सकते हो, मंदित ऑब्लिक इसके आगे भी मंदित लगा सकते हो। जैसे हवा से मैंने छोड़ा, ये वायु से इसको गिराया, ये वायु में आया, यहाँ पे इसका ये अंतिम वेग है। जब वो मिट्टी में सैंड में प्रवेश करेगा तो ये उसका कौन सा वेग बन जाएगा, प्रवेश करते समय ये उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और यहाँ पे आके वो रुक जाएगी तो वो अंतिम वेग हो जाएगा। मतलब एक माध्यम का, एक स्टेज का अंतिम वेग दूसरे स्टेज का क्या बन जाएगा, प्रारंभिक वेग। इस प्रकार ये फ्री फॉल में नीचे की तरफ गिरती जाएगी, चलता जाएगा और इक्वेशन बनती जाएगी। कुछ बातें मैंने आपको बेसिक बताई है जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, है ना। कुछ और भी बातें हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को फेंका, जितना उसको ऊपर जाने में टाइम लगता है उसको वापस उसी बिंदु पे आने में समान टाइम लगता है। अगर जाने में इसको लगा है u वेग से फेंकने पे u/g, तो वापस आने में भी उसका टाइम क्या होगा, u/g। और जिस चाल से फेंका है, अगर आप u चाल से ऊपर की ओर फेंकते हो तो वापस आते समय भी उसकी चाल क्या रहेगी, जब वो नीचे आएगा तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी, और टाइम भी क्या लगेगा, दोनों का ऊपर नीचे का सेम लगेगा। सेम जितनी स्पीड से फेंकते हैं वो उतनी स्पीड से वापस हाथ में आता है और टाइम सेम होता है। टोटल टाइम जो है इसका, वो टोटल टाइम हो जाएगा आपके क्या, 2u/g, बैक टू बैक टाइम। u/g और u/g क्या हो जाएगा, 2u/g। तो ये कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है बेसिकली, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंपटीशन में या क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आए कैसे वो भी देख सकते हैं, गति के समीकरण से आया। तो मैं कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके फॉर्मूलाज है, आप एक बार इसको नोट कर लो, शॉर्ट्स ले लो स्क्रीन्स। चलिए अब हम कुछ गति के समीकरणों के क्वेश्चन बात करते हैं। जैसे गति के फर्स्ट समीकरण पर आधारित प्रश्न, गति की
प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस माइनस AT, अथवा दूसरी वाली हो सकती है v बराबर u प्लस माइनस GT पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। आधारित कौन से प्रश्न? संख्यात्मक प्रश्न। अब हम इसकी बात करेंगे जो हमारे इसके ऊपर है, ठीक है, इन पे आधारित प्रश्न। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन, किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा 5 सेकंड बाद, तो उसका 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा? आपने किसी को गिराया, 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? आपने इसको फ्री फॉल किया। कौन सा फॉल किया? फ्री फॉल। नीचे गिर रही है तो आपकी कौन सी गति होगी बताओ? गुरुत्वीय त्वरित गति, गुरुत्वाधीन त्वरित गति। फ्री फॉल कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाएगी, u 0 होगा, इसका मतलब a के स्थान पे प्लस g आएगा। आपको 5 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग देखना है। t बराबर कितना हो गया? 5 सेकंड। यहाँ पे आपको उसका क्या देखना है? अंतिम वेग ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्न है। बताइए आपको उत्सव में से क्या पता है? देखो u, आपको u फ्री फॉल कर रहे हो, u 0 हो गया। आपको एक चीज नहीं है, s पता नहीं है। देखो इस प्रश्न में s के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पूछा हुआ नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। s, जब s होता है तो सबसे पहले स्टार्ट की फर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस gt। मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि एक तो हो रही है त्वरित। g क्यों लगाया? क्योंकि कौन सी त्वरित हो रही है बताओ? गुरुत्वाधीन है। तो ये हो गया। बताओ v क्या हो जाएगा? ज्ञात करना है। u क्या हो गया? 0। g की जगह आप सुविधा के लिए 10 रख सकते हैं। 5 सेकंड की बात हो रही है तो बताओ उसका वेग कितना हो गया? 50 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? ऐसा प्रश्न आप दूसरा भी ले सकते हो, है ना। ऐसे प्रश्नों को आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं। 100 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड करते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर कितने समय बाद, आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, कितने समय बाद अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, कितने समय के बाद वो अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। देखो आप वस्तु को क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो u आपका नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि आपको दिया हुआ है u कितना है बताओ? ऊपर जा रहा है 100 मीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए यहाँ पे आ गई आपकी टॉप हाइट, जहां पे वह पहुंचना चाहता है, तो टॉप हाइट आ गई तो उसका v क्या होगा बताओ? 0। उसके ऊपर नहीं जाएगा। कितने टाइम में जा रहा है ये पता नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तो गुरुत्वीय, इसको हम कौन सी गति बोलेंगे बताओ? मंदिर। तो समीकरण देखो, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है? s नहीं है, सब चीज है। देखो u t s a v सब कुछ है। देखो यहाँ पे a बराबर आपका हो जाएगा माइनस g, देखो u फिर t फिर s नहीं है, a v। तो कौन सी समीकरण यूज करोगे? फर्स्ट में भी कौन सी? गुरुत्वीय और मंदिर। बोलो v बराबर u माइनस क्या हो गया? gt। v की जगह 0, कितने की स्पीड से फेंका? 100। g कितना? 10। t ज्ञात करना, इधर ले आओ। बोलो क्या होगा? 10t इक्वल्स टू 100। तो कितने सेकंड के बाद वो ऊपर पहुंचेगा? 100/10। तो बताओ क्या होगा? मतलब वो 10 सेकंड के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट क्या करेगा? अटेन करेगा। समझ गए? तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड। हमने गति की प्रथम समीकरण को यूज करना सीख लिया कि किस प्रकार हम गति की प्रथम समीकरण का यूज करते हुए न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अप राइट है, लेफ्ट राइट भी आप आराम से कर सकते हो। आई बात समझ में? लेफ्ट राइट भी आप कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गति की प्रथम समीकरण मैं रफ कर रहा हूं उसको। एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर गति कर रही है, होकर
गति करती है तथा 10 सेकंड बाद इसका वेग 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इंजन का त्वरण क्या होगा? इंजन का त्वरण ज्ञात। एक कार स्टार्ट कहां से हो रही है? विराम अवस्था से। प्रारंभिक अवस्था में कौन सी अवस्था में? कार विराम। तो u बराबर क्या हुआ? 0। कार कितनी देर तक चली बताओ? तो आप क्या हो गया? t बराबर 10 सेकेंड या 10 सेकेंड। यात्रा का समय अंतराल। कार का अंतिम वेग क्या है बताइए? कार का अंतिम वेग है, यहाँ लिख दिया हमने कार का अंतिम वेग। पहले विराम से शुरू हुई, 10 सेकेंड चली, स्पीड 200 हो गई। तो ये स्पीड कितनी हो गई बताओ? 200 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से वो यहाँ आई है, तो 100% जो है वो त्वरित गति है। कैसी गति है बताओ? त्वरित है, स्पीड बढ़ रही है और एक समान त्वरित है, एक समान है, तो उसका नियत त्वरण ज्ञात करना है। कौन सी समीकरण लगेगी? एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बताओ v बराबर u प्लस 80। v कितना लिखूं? 200। स्टार्टिंग वेग 0, a ज्ञात करना और 2। बताओ क्या होगा? इसको नीचे ले जाओगे, 200 में 10 का भाग लग जाएगा बराबर a। तो a बराबर कितना हो गया? इंजन का जो त्वरण है a बराबर वो हो जाएगा आपके 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंजन का क्या हो गया? एक समान त्वरण जो है, जो इसको इंजन को क्या कर रहा है? त्वरित कर रहा है। आप समझ गए होंगे गति की फर्स्ट समीकरण का यूज हमें कब लेना है, कैसे लेना है और क्या तरीका काम रहेगा। चलिए अगले लेक्चर में हम सेकेंड समीकरण और उस थर्ड और उसके बाद में अगली जो फोर्थ जिसको हम बोलते हैं वो समीकरण के न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। थैंक यू।